सबको हमारी तरफ से नमो बुधाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार, सावित्रीबाई फूले, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और ऐसी असंख्य जो हमारे नेता रहे हैं, अमर शहीद रहे हैं, उनको नमन करते हुए मैं आप लोगों के सामने फाउंडेशन है, अखंड भारत फाउंडेशन और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ऑर्गेनाइजेशन है एकेडमिक फोरम फॉर सोशल जस्टिस, और इस धरना में जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों ने भाग लिया, उनके प्रतिनिधि सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत को आजाद हुए आज 75 साल हो गए हैं। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। भारत आजाद है, हम आजाद हैं, सही में हम लोग आजाद हैं। हाँ, अंग्रेजी दास्ता से हमें आजादी मिल गई है, यह बात सही है, लेकिन क्या ये सवाल नहीं है इस देश के सामने, इस समाज के सामने, इस देश के बुद्धिजीवियों के सामने, देश के पत्रकारों के सामने, देश के नेताओं के सामने और खास करके संविधान और संसद के सामने कि क्या जो इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, चाहे वो SC/ST हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उनकी स्थिति आज किस तरह की हो गई है। आजादी के 75 साल में भी अगर वह अपने हक और हकूक की बात कर रहा हो तो समझना चाहिए कि सरकार की मिशनरी कहीं ना कहीं फेल हो गई है। उनकी बातों को मानी नहीं जा रही है, उनके हकों का सम्मान नहीं हो रहा है, उनको हक नहीं दिया जा रहा है। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, क्या 75 सालों में क्या सरकार ने OBC के साथ न्याय किया है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। संसद का भवन यहाँ से बहुत दूर नहीं है, यह बहुत पास है, और हम लोग इस बात को संसद के जो हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे SC/ST के हो, चाहे OBC की हो, चाहे माइनॉरिटीज के हो, चाहे आदिवासी समाज के हो, जो हम लोगों से वोट लेकर के आते हैं, जो यह वादा करके जाते हैं कि हम आपके लिए लड़ेंगे, सवाल यह है कि क्या वो हमारे लिए लड़ रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है साथियों, और यह वक्त आ गया है, चुनाव आने वाला है। जब भी चुनाव होगा ये सवाल आप जरूर उनसे पूछिएगा, उन नेताओं से, कि क्या हमारी मांगे आपने संसद में रखी, क्या हमारी मांगों को आपने मनवाया, सरकार को झुकाया इसके लिए? यह सवाल जरूर होनी चाहिए। साथियों, आप देख लीजिए इस 75 सालों में आश्चर्य की बात है, जब सरकार विपक्ष में होती है तब कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। जब कांग्रेस की सरकार विपक्ष में होती है, जब कांग्रेस की सरकार विपक्ष में होती है तो वह कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जब वह सरकार में आ जाती है तो वह जाति जनगणना नहीं कराती। ठीक उसी तरह से जो आज की वर्तमान सरकार है, जब यह विपक्ष में थी तो उस समय यह कहती थी कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन आज जब वह सरकार में है, फुल मेजोरिटी में है, पूरी ताकत में है, चाहे जिस तरह का कानून बनाना चाहे वो बना सकती है, लेकिन आज वह जाति जनगणना कराने से मुकर रही है। क्यों?
क्यों? ये सवाल है। और सवाल के पीछे यह है साथियों कि लंबे समय से जो भारत में मनुवादी ताकतें जो काम कर रही है, जो सरकार नागपुर के इशारे पर चलती है, उन सरकार से ये सवाल है कि ओबीसी मोदी जी जो खुद अपने को कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, कई बार उन्होंने कहा, अपने भाषणों में कहा कि हम ओबीसी हैं। साहब आप ओबीसी हैं, लेकिन सवाल है कि आप ओबीसी की मांग को आप क्यों नहीं मान रहे? जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक आप ओबीसी के लिए प्लान कैसे बनाएंगे, योजनाएं कैसे बनाएंगे, उनके आरक्षण को आप कैसे पूरा करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। स्कॉलरशिप कैसे देंगे आप? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तब आप हमारी बातों को नहीं मानते, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप हमारी भाषा को बोलने लगते हैं। ऐसा ये दोहरापन आपके चरित्र में क्यों है? यह एक खोज का विषय है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो समाज है वह जाति व्यवस्था से उत्पीड़ित समाज है, और उसमें जो ओबीसी की संख्या है, जो 1931 की जनसंख्या के अनुसार जो अंतिम जो जनसंख्या ओबीसी की गणना हुई थी, उसके माध्यम से जब पता चला था और यह सामने आया था कि ओबीसी की जनसंख्या 52। अब उस समय की जनसंख्या के आधार पर आज आप नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। हम तो चाहते हैं आपसे कि आप ओबीसी की जनसंख्या कराएं। अगर वो 40% भी होता है या फिर 60% होता है, आप उनके अनुसार आप योजना बनाएं। हमारी जनसंख्या अगर घट गई है तो कोई बात नहीं, हम इस बात को मान लेंगे, लेकिन अगर बढ़ गई है तो फिर आप इस समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ी है, इसीलिए वो हमारा शेयर देना नहीं चाहते। आश्चर्य की बात है कि आप गाय गिन लेते हैं, बैल गिन लेते हैं, घोड़ा गिन लेते हैं, बकरी गिन लेते हैं, गाड़ी गिन लेते हैं, लेकिन आदमी नहीं गिनते। सरकार से यह सवाल है कि क्या वो ओबीसी को, क्या वो जानवरों से भी कम आंकती है क्या? जब आप इतनी बड़ी जनसंख्या करा रहे हैं, इतना बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक कॉलम ही तो लगाना है, उसमें एक जाति का कॉलम ही तो लगाना है कि पिछड़ी जाति में कौन कौन सी जातियां हैं और उन जातियों की संख्या क्या है। सिर्फ एक कॉलम से आप डर रहे हैं। इस डर के पीछे का कारण क्या है महोदय, आप बताएं। और हम यह कह देना चाहते हैं, सरकार यह मान ले और यह जान ले, ये हम कोरोना के गाइडलाइंस में आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी संख्या सीमित है क्योंकि हमने सीमित रखने की बात कही थी और उसके अनुसार हमें यह अनुमति मिला है। लेकिन अभी समय है और सरकार के पास भी समय है। जनसंख्या की गणना होने जा रही है, बस आप एक कॉलम लगा दीजिए, बता दीजिए कि हमारी संख्या कितनी है, बता दीजिए ओबीसी कितने हैं। हम तो जान तो लें कि कितनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए सरकार में, उनके सरकारी महकमों में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में सरकार को हम हराने का काम करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो सरकार हारेगी। अगर ओबीसी की जनसंख्या और ओबीसी के वोट से सरकार बनी है तो यही ओबीसी इस सरकार को सत्ता मुक्त करने का भी पावर रखती है, ताकत रखती है। इसीलिए सरकार यह जान ले और मोदी सरकार इस बात को मान ले और होश में आए और हमारी मांगों को पूरी करे। हमारा मांग कोई संविधान विरोधी नहीं है, हम संविधान के दायरे में अपनी बात को कर रहे हैं। इसीलिए यह कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारी मांग नहीं है।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ और आने वाले समय में हम अपने धरना और प्रदर्शन को और भी इंटेंसिफाई करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाती है तो हम और भी बड़ी संख्या में आएंगे और सरकार से अपनी बात मनवा के रहेंगे इसी वादे के साथ। और जितने भी संगठन के लोग आए हैं उन सभी को धन्यवाद देते हुए कुछ नारे हैं, नारों के साथ भारत माता की, भारत माता की जय संविधान, जय संविधान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले तो मैं सभी को जय भारत जय संविधान। और जिस चीज़ के लिए हमने ये यहाँ पर ये लोगों को जो इकट्ठा मतलब हुए हैं और हम आज़ादी उपस्थित सारे भाई, हमारे उपस्थित सारे बंधु, आज जो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आई है, जो जातीय जनगणना 1931 के बाद से आज तक नहीं हुई है, इसको कराने की मांग बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन सरकार तो इसको मान नहीं रही है। और हम लोगों को इसके लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा और उसको आगे बढ़ाना है। जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाएं, चाहे हमें धरना करना हो, प्रदर्शन करना हो, ये सारी कार्रवाइयाँ हमारी लगातार चलेंगी और हम लोगों को इसमें बिल्कुल ही ढील नहीं देनी है। हम हर लेवल पे, हर कदम पे हम लोग इसके लिए एकजुट होकर, जैसे आज हमारे साथ अखिल भारतीय मोर महासंघ और आपका सारे संगठन, करीब 15-16 संगठन हमारे बीच में आए हुए हैं। इनकी एकता हमेशा बनी रहेगी और भी हमारे साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन जुड़ने वाले हैं। इन लोगों को साथ लेकर ये लड़ाई हम आगे के समय तक लड़ेंगे और हमें जरूर सफलता मिलेगी। और आप लोग अपना समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी दिल्ली से आए हैं। आप लोगों का बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। पुलिस प्रशासन ने भी कोरोना काल में हमें सहयोग दिया और काफ़ी हमारी मदद की, इसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 जनगणना में जातीय जनगणना कराई है, 2021 की जातीय जनगणना कराई है। इस बारे में मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि 1931 के बाद जब अंग्रेज थे उसके बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं। 1941 में एक प्रारूप तैयार किया गया और सरकार ने इसका अभी तक जो है प्रकाशन नहीं हुआ। उसके बाद मंडल कमीशन में उसी 1921 के जातीय जनगणना को आधार बनाकर 52% ओबीसी को दिखाया गया। लेकिन अभी तक आपको अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि 20 जुलाई 2021 को ओबीसी के ही मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो बिहार से आते हैं, उन्होंने कहा कि SC/ST की जनगणना हो लेकिन ओबीसी की नहीं है। और ये लोग कहते नहीं थक रहे, मीडिया मोदी मीडिया के लोग, ओबीसी की सरकार है। 27 ओबीसी को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री। लेकिन वही ओबीसी के कोई भी मंत्री इस बात को नहीं उठा रहा है कि जब सब आदमी की संख्या पता चले कि SC/ST ओबीसी की, जब आप 10% आरक्षण दे रहे हो तो ओबीसी के क्यों नहीं जो है ना जनगणना करा रहे हो। मेरा ये कहना है कि सरकार ने SC/ST की जनगणना करा रही तो ओबीसी का क्यों नहीं। अगर ओबीसी की जनगणना होगी तभी तो हमें पता चल रहा है कि सरकार की जो नीति है, योजना है, उसका लाभ मिलेगा। और कितने परसेंट लोग जो ओबीसी में 27% जो आरक्षण दिया गया, उसमें हमारी आबादी 52% है और 27% आबादी दिया गया। 50% के बाद जो है ना आरक्षण नहीं दिया गया। कारण यह है कि 10% लोग जो बैठे हुए हैं उनके लिए आप 2 मिनट में जो है लोकसभा में पारित कर देते हो
और उनको जो अलग से EWS कोटा पर रखते थे। आज उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल रिजल्ट की बहाली हुई, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर को अधिक संख्या में रखा गया है। फॉरवर्ड कम्युनिटी में भी आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी में 2 आदमी को मिला है। अगर आप लोगों को मैं भेज दूंगा, अभी लेटेस्ट प्रिंसिपल की वहाँ परीक्षा हुई थी तो उसमें ब्राह्मण 74% और ठाकुर जो है करीब करीब 50%, बाकी किसी जाति का नहीं। आज केंद्रीय विद्यालय में OBC की आबादी नकड़ है, जिसकी आबादी इतनी संख्या में है। भारतीय संविधान को नमन करती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश जातीय व्यवस्था पर आधारित है। जाति के बिना यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। और फिर आपको माननीय सरकार, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि आपको हमारी आंकड़ों को सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है? हमें हमारा हक देने में आपको क्या आपत्ति है? 1931 से लेकर और 2011 तक आपने क्या किया, क्या नहीं किया, उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरी यही मांग है कि आप 2021 के जनगणना में जातीय व्यवस्था, जातीय भारत बनाए और हमारे आंकड़ों को सार्वजनिक करें। और अगर आपने इस बार भी हमारे मांग को नहीं माना और आपके कान तक हमारी बातें नहीं पहुंची, तो फिर दिल्ली ही नहीं पूरा देश हिलेगा और आपका ये जनगणना कभी सफल नहीं हो पाएगा, हम सफल नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं अपनी बातों में यही कहना चाहूंगी कि आप 2021 के जनगणना में जो भी जातियां OBC की है उनके आंकड़ों को सार्वजनिक करें और उसके आधार पर हमें हमारा हक दीजिए, अधिकार दीजिए और जो भी संविधान में लिखित बातें हैं उसको पूरा करने में अपना पूर्ण सहयोग दीजिए। नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद। सभी यहाँ बैठी मातृशक्ति और हमारे अनुज व हमारे बुजुर्ग, मैं सभी को वंदन व अभिनंदन करता हूँ। और इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार से, प्रधान सेवक जी से मेरी सीधी अपील है, मैं नीचे झुक के बात नहीं करता, सीधी बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, विश्व गुरु बनेगा। साथ ही हमारे शहीदों ने बलिदान दिए हैं और जो OBC ST की जनगणना है, इसको क्लियर करके इन लोगों का, इनका हक इनको सुनिश्चित करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी, आप मुझे भली प्रकार जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। यह देश हमारा है और इस देश में सभी को बराबर का हक है और इस हक के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। आज जश्न आजादी का माहौल हमारी बदौलत है, नेताओं की बदौलत नहीं है। आज जरूरत है हम सबको सबका हक दे। वर्तमान सरकार से हमारी अपील है, OBC ST की जनगणना कराई जाए और निष्पक्ष रूप से इनको इनका हक दिया जाए, संपूर्ण भारत। क्योंकि कोई आंदोलन जब खड़ा होता है जब उनकी मांगें पूर्ण नहीं होती। इसी के साथ मैं ये कहूँगा, यहाँ बैठी मातृशक्ति और हमारे ये सभी शहीदों के वंशज हैं, सभी ने कुर्बानियां दी हैं। 1857 से मंगल पांडे जी से 1947 तक हमने अनरिकॉर्ड 7,32,000 कुर्बानियां दी हैं। हमारी सेनाएं बाद में बनी है। हमने देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने और उसी ऐतिहासिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरजीत आजाद आप सबकी लड़ाई में सम्मिलित होता रहता है। हर जगह हर समय जहाँ भी किसी के साथ भी किसी की मांग हो उसमें मैं सम्मिलित होता हूँ। जायज मांग पूर्ण करना वैधानिक रूप से केंद्र सरकार का काम है। आपको इस पर विचार करें, सीखता सीख जनगणना कर इनको इनका हक
वापस प्रदान करें। संपूर्ण भारतवासियों की ओर से 135 करोड़ जनता की ओर से पंडित सुरजीत आजाद आपसे अनुरोध करते हैं, हम अनुरोध भी करना जानते हैं और सत्ता उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। पूरा साधारण सा है, बहुत सिंपल है। ये सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप देश में पेड़ पौधे और जानवर को गिन लेते हैं, लेकिन जो देश की 60% आबादी है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने का आपका क्या कारण है? आपके मन में क्या इच्छा है? क्यों आप इग्नोर करना चाहते हैं? जिन्होंने आपको सरकार में लाया है, ओबीसी के नाम पे आप सरकार बनाए, और आज जब उनकी डिमांड रखा जा रहा है, जब वो कहता है कि इसका मुझे काउंट करो और मेरी कितनी संख्या देश में है वो बताओ, और उसके अनुसार मेरी जो भागीदारी है, जो भी एरिया हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, खेती हो, मजदूरी हो, वहाँ मुझे देखो कि मेरी वहाँ पे कितनी भागीदारी है। जहाँ मेरी भागीदारी नहीं है, मुझे वहाँ भागीदारी सुनिश्चित करना है। आज के समय में जो आदमी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं या नौकरी में, उनको आप पूछें कि भाई साहब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपकी ओबीसी की संख्या कितनी है, आप कितने प्रोफेसर हैं, आप कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको पता लग जाएगा। आप जब DU और DNU में जब जाएंगे और देखेंगे कि मेरी रिप्रेजेंटेशन वहाँ कितना है, जिसकी संख्या 60% से अधिक हो, बहुजन की 85% जनसंख्या सभी मिला के, और उनकी जब आप प्रोफेसर देखेंगे तो आपको नामात्र मिलेगा, इक्का दुक्का मिलेगा। वो भी उनको लगता है कि मैं इनको भीख में दिया हूँ। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार आप जाग जाओ, जिनको बनाने का अधिकार है वो आपको मिटा भी सकता है। आज सत्ते के गुरूर में आप इतना चूर ना हो जाओ कि तुम्हें अपना पता ही नहीं लगेगा। सत्ता तो कुछ नहीं है भैया, सत्ता आता है और पत्ता खड़ा उड़ जाता है। हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते और पढ़ाते हैं, पता है बड़े बड़े एम्पायर को ढलते देखा। फ्रांस की क्रांति का आप याद करें, जब वहाँ की सरकार को गुरूर हो गया, उसको रोटी और केक में अंतर पता नहीं चलने लगा, तो जनता सब आया और सरकार भागने लगा, वहाँ के राजा रानी भागने लगे, तो जनता पकड़ के उसको 20 राह पे उसको फांसी दिया। मैं सत्ता से आग्रह करता हूँ, ये सरकार, ये महानुभाव, आप हमको इग्नोर मत करो। आप समझ जाओ मेरे ही वोट से तुम सरकार बनाए हो, मेरे ही कारण तुम सत्ता में हो। आज हम लोग रोड पे हैं और तुम इसी में हवा खा रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं कि ये चीज तुम्हारा ये परमानेंट नहीं है। मेरे खून और मजदूरी और पैसे की बदौलत तुम राज कर रहे हो, एरोप्लेन पे घूम रहे हो, हवा में घूम रहे हो, लेकिन ये तुमको समझना चाहिए, जिस रोज ये मजदूर, किसान, बहुजन अपने पे आ जाएगा तो तुम्हारी सत्ता पत्ता तरह उठ जाएगी। तुम अपने ये गुरूर में मत रहना भाई। मैं महानुभाव आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो पार्लियामेंट में बैठ के आपको लगता है कि कभी ऐसा परिवर्तन नहीं आ सकता है, तो आपसे मेरी आग्रह है, आप मेरी बहुजनों की ओबीसी की जाति जनगणना कराओ और इनको सरकार को ये संख्या बताओ और उसके अनुसार मेरी भागीदारी सभी जगह सुनिश्चित करो। नहीं तो सत्ता को गिरने में, कहने में समय नहीं लगेगा। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ। साधारण सी बात है, जो रिजर्वेशन उन्हें दिया है सरकार, तुमको समझना चाहिए मेरी संख्या 60% के लगभग है और उसमें 27% दिए हो, उसमें भी 27% में बहुत सारे ईट और बट लगाते रहते हो। कई स्टेट में आप जाके देखेंगे ओबीसी को कई जगह या तो जनरल में जाना पड़ेगा, जनरल में उसको भरने नहीं दिया जाता, जिसकी संख्या देश में 15% है और उसको 50% अधिक रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। जिसकी संख्या 85% है उसको 50% से नीचे की लाभ मिल रहा है। मैं कहता हूँ सरकार, तुम डरते क्यों हैं? संख्या बताओ और संख्या के अनुसार सारी जाति को उसको रिजर्वेशन फिक्स कर दो, आरक्षण दे दो। आरक्षण मुझे भीख नहीं चाहिए, हम तुमसे ज़्यादा मेहनत कश हैं।
धूप में, ठंडे में, गर्मी में हम लोग मेहनत करते हैं और तुम मुझे पाठ पढ़ाते हो और रिजर्वेशन के बल पे तुम आए हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी मामले में हम किन्हीं से मैं गिरना करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपर कास्ट का कोई हक नहीं मारना चाहता हूँ। आप जाति के अनुसार जनगणना कराइए और जाति के अनुसार रिजर्वेशन दीजिए, यही मेरा साधारण मांग है। और मेरे जितने भी साथी आए हैं उनको मैं आग्रह करना चाहता हूँ, डरने की बात नहीं है। जिस रोज हम लोग एक हो जाएंगे उस रोज पूरी हमारी डिमांड मांगी जाएगी, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे सरकार से अंत में यही आग्रह है, यथाशीघ्र आप जनगणना कराएं और मुझे बताएं और वो मुझे जिम्मेदारी सभी जगह सुनिश्चित करें, यही मेरा डिमांड है। भारत माता की जय। बहुत बहुत आरक्षण मिलेगा। मैं चाहती हूँ उस चीज को हटा करके सभी वर्ग को उसमें जोड़ा जाए, खास करके ओबीसी को जोड़ा जाए, ताकि हमारे बच्चे को उसमें फायदा मिल सके। हम 8 लाख नहीं कमाते हैं, फिर भी हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता है। हमें नहीं मिला, हम चलो झेल गए, लेकिन हमारे बच्चे भी झेल रहे हैं। हमें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस तरह से हमने कष्ट सहा है, हमारे बच्चे भी सहे, हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस जाति बंधन को खत्म करके उसमें हमारे भी जोड़े जाए, ओबीसी भी की जोड़े जाए, ताकि 8 लाख से नीचे जो भी आते हैं उनके बच्चे को उसमें फायदा मिल सके। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी कि सरकार, मेरी आपसे प्रार्थना है, जो भी ऊपर पर बैठे हैं, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी से मैं एक बार नम्र निवेदन करती हूँ कि सरकारें हमारी बातें सुने और हमारे बातों पर विचार करें। हमें एक बार जाति जनगणना कराए, हमारे लिए एक बार जाति जनगणना कराए और हमें जाति जनगणना के आधार पर हमें भागीदारी दे। हमें नहीं चाहिए आपकी आरक्षण। मैं चाहती हूँ कि जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी संख्या है, उसी के हिसाब से हमें दे दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपके आरक्षण। आरक्षण आप लोग कहते हैं कि आरक्षण भीख मिलती है, मत दो भीख हमें नहीं चाहिए आपकी भीख। हमें सिर्फ भागीदारी चाहिए। हमें जनसंख्या के हिसाब से हमें भागीदारी चाहिए। मैं बार बार यही बात दोहराऊंगी कि सरकारें हमारी गिनती कराए, जनगणना कराए और हमें भागीदारी दे। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय झंडा को नमन करती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ सरकार को कि हमारी मांगे क्यों नहीं पूरा की जाती है। आज हम सब यहाँ धरना पर बैठने के लिए क्यों मजबूर हो गए। हम सब कब से मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन सरकार हमारी जाति जनगणना बहुत दिनों से रोक रखी है। मुझे लगता है कि जाति जनगणना तो हर 10 साल पे होनी चाहिए, लेकिन हमारी जाति जनगणना कभी नहीं होती है। अनुसूचित जाति की होती है, जनजाति की होती है, कुत्ते बिल्ली की होती है, सब कुछ की होती है, लेकिन हमारी ओबीसी की जाति जनगणना कभी नहीं होती। अगर एक बार करा भी ले तो मुझे लगता है कि इससे हमारी बहुत फायदा होगा। सरकार को मालूम चलेगा कि हमारी कितनी जनसंख्या है, उसी के हिसाब से हमें आरक्षण दे, कि उसी के हिसाब से हमारी भागीदारी दे। लेकिन नहीं, सरकार हमसे डरती है। सरकार को लगता है जाति जनगणना होने के बाद इनको अधिकार देना पड़ेगा। हमारे अधिकार को दबाए रखने के लिए हमसे हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। हमारी मांगे सिर्फ इतना ही होती है, एक बार जाति जनगणना कराए तो सही, उसके बाद सरकार अपना जो भी फैसला होगा वो देखेगा। लेकिन जाति जनगणना तो कराए नहीं। 10% जैसे कि EVS को मिला, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, लेकिन उसमें भी हमें नहीं रखा गया। जब आर्थिक वर्ग से कमजोर को रखा गया है, 8 लाख उसको बाउंड किया गया, उसमें हमें भी तो रखना चाहिए था। हम भी तो 8 लाख से बाउंड के बीच में उसमें आते हैं, लेकिन नहीं, हमें नहीं रखा गया। वो अपर कास्ट को दे दिया गया। यानी अपर कास्ट 8 लाख से जो ज़्यादा कमाएगा वही गरीब कहेगा। हम अगर 2 लाख भी के नीचे हैं तभी हम आपको धनी ही कहेंगे, क्योंकि हमें तो कोई फायदा मिलेगा नहीं।
दिए कि 50% ही आरक्षण देंगे। 50% में सारे आ गए, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सारे आ गए। उसी के हिसाब से हमें 27% मिला तो है, लेकिन 50% सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट ही ले रहे हैं। जब 10% दिया कमजोर वर्ग को, उसमें हमें जरूर रखना चाहिए। मेरी सरकार से मांगे हैं कि उसमें हमें जोड़ा जाए और सिर्फ अपर कास्ट को ना दे करके सारे कास्ट को उसमें दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी जो कमजोर वर्ग से हैं। जातिगत जनगणना पे दहाड़ दो साथियों। चुल्लू भर पानी समुंदर की हकमारी कर रही है। ये सब लोग हम लोगों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। बहुत हो गया। अब हम लोग कब तक खामोशी में रहें, तो इसलिए खामोश ना रहते हुए अपने खामोशी को तोड़ते हुए पूरे देश में अभी तो यह लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये एक तरह से हम लोगों का आगाज है, शुरुआत है। तो इसी चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। जनगणना करवाने के पक्ष में उपस्थित और दिल्ली से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 1993 की बाध्यता को समाप्त करने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों का मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक बहुत दिल से कोटितः नमन करता हूँ। साथियों, आप सभी लोगों ने भारत ललित अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद का नाम सुना होगा। उनका जन्म 2 फरवरी 1922 ईस्वी को बिहार के गया जिले के कुर्था प्रखंड के गुरहारी नामक गांव में एक गरीब किसान परिवार में कोयरी समाज में जन्म हुआ था। जब वे बचपन में अपना कदम घर से जब बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि समाज में जाति पाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर ये जय भारत जय संविधान ना मैं कोई अरमान करता हूँ, ना मैं कोई फरमान करता हूँ, ना मैं कोई अरमान करता हूँ, ना मैं कोई फरमान करता हूँ। 2021 में जातीय जनगणना कराने के लिए उपस्थित सभी अपने साथियों का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय संविधान। उठा जनाजा तो नमाज पढ़ी गैरों ने, बाबू जगदेव प्रसाद। उठा जनाजा तो नमाज पढ़ी गैरों ने और मरे थे जिनके लिए वे रहे वजू करते। चर्चा तो सदियों से है, हर कुटी अटारी कब होगी। चर्चा तो सदियों से है, हर कुटी अटारी कब होगी। तो क्रांति पली झोपड़ियों में वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। कोई कहता है काम करो जीवन पर तभी सफल होगा, कोई कहता है दान करो तब त्याग से हृदय विमल होगा। मेरी इस नन्ही कुटिया से बढ़कर अलमारी कब होगी। जो क्रांति पली झोपड़ियों में वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूँ। तत्पश्चात राष्ट्रीय पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करते हुए दुनिया को सबसे पहले सभ्यता के पाठ पढ़ाने वाले, पूरे दुनिया को सबसे पहले शांति का पैगाम देने वाले, पूरे दुनिया को सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश देने वाले और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, महान पर्यावरणविद, महान कारुणिक भगवान गौतम बुद्ध के कोमल चरणों में नतमस्तक होते हुए खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले, तलवार की नोक पर पूरी दुनिया को तौलने वाले, विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाले, सिकंदर को मिट्टी में मिलाने वाले और मौर्य साम्राज्य का पताका पूरे विश्व में लहराने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध के ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले, प्रजा को